नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फ्यूचर ऑफिसर्स की इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। एक लंबे अंतराल के बाद आज हम उपस्थित हैं एक महत्वपूर्ण वीडियो के साथ, जो कि हमारे जीएस के इतिहास खंड से संबंधित है, जिसका नाम है अवध। तो आज हम अवध से संबंधित सभी पहलुओं पर बात करेंगे, उससे संबंधित सभी तथ्यों पर बात करेंगे जो कि हमारी परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो आइए इसके बारे में देखते हैं सारी जानकारियाँ, जो कि आगामी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली हैं। तो अवध की अगर लोकेशन की बात करें तो यूपी में इसके अंतर्गत जो लखनऊ के और प्रयागराज, अयोध्या, ये वाला जो क्षेत्र है, इसी के अंतर्गत प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, फैज़ाबाद, गोंडा, सीतापुर, हरदोई वगैरह, ये सब अवध के अंतर्गत आता है। तो जो ग्रीन पार्ट है इसको आप देख सकते हैं, ये है अवध की लोकेशन। तो एक आइडिया हो जाएगा आपको कि इसका लोकेशन क्या है, और इससे संबंधित और भी जानकारियाँ जो हैं आपको अच्छे से आगे समझ में आएगा। तो ये एक लोकेशन है, इसको आप यहाँ से ध्यान दीजिएगा। अब आगे इसके हम तथ्यों पर बात करें कि आखिर इसकी स्थापना हुई कैसे। तो अवध की स्थापना, पहले आप देखिए, मुग़ल काल जब था अपने चरम पर, और फिर औरंगज़ेब के समय तक बहुत ही अपने चरम पर था। लेकिन जैसे ही 1707 में औरंगज़ेब की मृत्यु होती है, तो उसके बाद धीरे धीरे जो वहाँ के सूबेदार थे वो अपने आप को स्वतंत्र शक्ति के रूप में स्थापित करने लगते हैं। और इसी क्रम में अवध के सूबेदार जो थे शहादत खां, यानी कि बुरहान उल मुल्क, आगे देखेंगे हम, लिखा हुआ है यहाँ पे, इसके संस्थापक शहादत खां उर्फ बुरहान उल मुल्क। तो इन्होंने ये अवध के सूबेदार हुआ करते थे। इनकी नियुक्ति मोहम्मद शाह ने की थी 1722 ईस्वी में अवध के सूबेदार के रूप में। लेकिन जैसे ही औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद उत्तर मुग़ल शासक जो थे वो कमज़ोर हुए, तो इन्होंने अवध को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित कर दिया। तो इसीलिए इनको अवध का संस्थापक कहा जाता है। और इन्होंने अपनी राजधानी फैजाबाद रखी, जो वर्तमान में अयोध्या के नाम से जानी जाती है। तो फिर आगे इसी में बात करें बुरहानुल मुल्क के बारे में, यानी कि शहादत खां के बारे में। तो 1739 में भारत में नादिर शाह का आक्रमण हुआ था, और ये जो हैं बुरहानुल मुल्क, शहादत खां, ये नादिर शाह से लड़ने के लिए दिल्ली गए थे। लेकिन इनको नादिर शाह ने बंदी बना लिया, और बचने के लिए, वही है कि मरता क्या ना करता, तो बचने के लिए इन्होंने नादिर शाह को दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली पर आक्रमण करो, वहाँ तुम्हें बहुत सारा खजाना मिलेगा। और इन्होंने बताया कि लगभग 20 करोड़ रुपए वहाँ पे आपको मिलेगा। आशा इन्होंने दिलाई। तो नादिर शाह लुटेरा था, वो यहाँ धन लूटने के उद्देश्य से ही आया था। तो इनके कहने पे उसने दिल्ली पे आक्रमण किया, और वहाँ पे उसको खजाना नहीं मिला, यानी कि जितना इन्होंने अनुमान बताया था कि लगभग इतनी संपत्ति मिलेगी, वो नहीं मिल पाया। तो नादिर शाह बहुत गुस्सा हुआ इनसे, और इसने जब शहादत खां को अपने नादिर शाह ने शहादत खां को अपने पास बुलाया, तो शहादत खां समझ गए कि किस लिए बुला रहा है। तो इन्होंने आत्महत्या कर ली, क्योंकि वो इनकी हत्या ही करता, वो नादिर शाह, क्योंकि उसने युद्ध में काफ़ी क्षति उठाई, और उसके बाद उसको उतना लाभ भी नहीं मिला था। तो उन्होंने इस भय से कि वो मारे, इससे अच्छा मैं खुद ही मर जाता हूँ, तो इन्होंने आत्महत्या कर ली। तो ये शहादत खां थे, अवध के संस्थापक। इसके बाद गद्दी पर बैठते हैं 1739 में सफदरजंग। सफदरजंग रेलवे स्टेशन भी है लखनऊ में, तो इन्हीं के नाम पे है। ये 1739 में बैठते हैं। इनका कार्यकाल 1739 से 1754 तक होता है। ये शहादत खां के भतीजे थे। तो वही शहादत खां जो इसके संस्थापक थे अवध के, ये उन्हीं के भतीजे थे, और दामाद भी थे। तो इन्होंने इनके समय की जो खास बात है वो क्या है कि 1748 में सम्राट अहमद शाह ने उसे अपना वजीर नियुक्त किया, और इलाहाबाद का ज़िला जो था, प्रांत, वो इनको दिया था। यानी अवध के अंतर्गत पहले लखनऊ वाला क्षेत्र ही आता था, और भी कुछ आसपास के आते थे, लेकिन इलाहाबाद वाला जो था वो इनको 1748 में सम्राट जो थे, मुग़ल सम्राट उत्तर मुग़ल काल के, उन्होंने इनको अपना वजीर भी बनाया, और साथ में इलाहाबाद का प्रांत भी दिया था। लेकिन 1753 में फिर इनको अपने वजीर के पद से बर्खास्त कर दिया था। तो ये इनके बारे में याद रखिएगा कि जंग को, जो कि शहादत खां के भतीजे थे और दामाद भी थे, इनको मुग़ल सम्राट
अहमद शाह ने वजीर नियुक्त किया था और इलाहाबाद का प्रांत दिया था। ऐसे धीरे धीरे करके वो अवध वाला जो प्रांत का हिस्सा था बढ़ता गया था, उसकी जो लोकेशन थी, उसके जो क्षेत्र था वो बढ़ता गया था। फिर इसके बाद शुजा उद्दौला गद्दी पर बैठता है। उसका कार्यकाल है 1754 से 1775 ईस्वी तक। शुजा उद्दौला इसको इसके काल की सबसे प्रसिद्ध घटना ये है कि तुरानी वजीर थे। जैसे कि आप जानते हैं उत्तर मुगल काल में जब शासक कमज़ोर हुए तो वहाँ पे गुटबंदी चलने लगी दरबार में। कई सारे गुट वहाँ पे मिलते हैं, जैसे कि ईरानी गुट था, तुरानी गुट था। तो उसी तरह वो लोग राजाओं को अपनी इशारों पर बैठाते थे, जो उनके पसंद के होते थे उनको गद्दी पे बैठाते थे और उतारते थे। तो उसी में से एक गुट था तुरानी गुट। उसके उसी का एक वजीर था इमादुल मुल्क। उसकी शत्रुता थी मुग़ल बादशाह शाह आलम सेकंड से, उस समय जो मुग़ल सम्राट थे। तो शाह आलम उससे डरते थे, जानते थे कि ये कभी मेरी हत्या करवा सकता है। तो उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए दिल्ली छोड़ना ही उचित समझा। मुग़ल दरबार दिल्ली में था, लेकिन उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए दिल्ली छोड़ दी। उस समय जो अवध के नवाब थे शुजा उद्दौला, इन्होंने मुग़ल बादशाह शाह आलम सेकंड को पनाह दी थी और उन्होंने लखनऊ में उनका स्वागत किया था। तो ये शुजा उद्दौला के संदर्भ में एक फैक्ट है कि इन्होंने बहादुर बादशाह शाह आलम सेकंड को पनाह दिया था और उन्होंने लखनऊ में उसका स्वागत किया था 1759 में। और पानीपत का थर्ड युद्ध जो हुआ था अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच ये हुआ था। इसमें शुजा उद्दौला ने, यानी कि लखनऊ के ये अवध के नवाब ने, इन्होंने अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया था। तो यही बात है कि हम अंग्रेज़ों के ग़ुलाम रहे या फिर इतने सारे लुटेरे आए भारत में, उन्होंने हमको लूटा समय समय पर। तो हम इसलिए नहीं लूटे क्योंकि हम कमज़ोर थे या वो मजबूत थे, शक्तिशाली थे। हम इसलिए लूटे क्योंकि हम एक नहीं थे, हम में एकता नहीं थी, हम में राष्ट्रभक्ति नहीं थी। पहले से ही हम अपने स्वार्थ के लिए, तुच्छ स्वार्थों के लिए दुश्मनों से मिलते रहे हैं। तो वही है कि इन्होंने अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया था शुजा उद्दौला ने। फिर उसके बाद बक्सर के युद्ध में मीर कासिम और शाह आलम के साथ इन्होंने बक्सर के युद्ध में भी पार्टिसिपेट किया था अंग्रेज़ों के खिलाफ। और बक्सर के युद्ध का परिणाम आप जानते ही हैं कि इन सब तीनों लोग, ये जिनका गुटबंदी था मीर कासिम, शाह आलम और शुजा उद्दौला का, ये हार गया था, अंग्रेज़ विजयी हो गए थे। उसके बाद 1773 में बनारस की संधि हुई। उस समय शुजा उद्दौला ही था। बनारस की संधि किसके किसके मध्य हुई? वारेन हेस्टिंग्स और शुजा उद्दौला के बीच। तो अंग्रेज़ था गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स और शुजा उद्दौला लखनऊ के अवध के नवाब। इसमें क्या प्रावधान था बनारस की संधि में? इलाहाबाद और कड़ा का जो ज़िला था वो नवाब को 50 लाख में बेच दिया गया और नवाब ने रोहेलों के विरुद्ध कंपनी को सहायता का वचन दिया। तो इन्होंने अंग्रेज़ों से ये कहा कि हम जो रोहेलों के खिलाफ आप आंदोलन करें, वो करेंगे, आक्रमण करेंगे, उसमें हम आपकी सहायता देंगे। इसका वचन इन्होंने दिया और कड़ा और इलाहाबाद ज़िले जो थे उसको 50 लाख में बेच दिया गया नवाब को। इसके बाद आसिफ उद्दौला 1775 से 1793 इनका कार्यकाल है। ये गद्दी पर बैठते हैं। आसिफ उद्दौला, इसने राजधानी जो थी फैज़ाबाद से लखनऊ ट्रांसफ़र कर ली। इनके समय की यही सबसे बड़ी घटना है कि इन्होंने अपनी राजधानी फैज़ाबाद से लखनऊ ट्रांसफ़र कर ली। ये ध्यान रखने वाली बात है, ये अक्सर कथन में आता है। तो आसिफ उद्दौला ने राजधानी फैज़ाबाद से लखनऊ ट्रांसफ़र की और इन्हीं के समय वारेन हेस्टिंग्स से फैज़ाबाद की संधि भी हुई। तो फैज़ाबाद की संधि भी इनके कार्यकाल में हुई थी। और किससे हुई थी? वारेन हेस्टिंग्स से हुई थी 1775 ईस्वी में। इस संधि में क्या हुआ था? फैज़ाबाद की संधि बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये अक्सर कथन में आता है। तो फैज़ाबाद की संधि में ये प्रावधान था कि बनारस पर अंग्रेज़ों की सर्वोच्चता स्वीकार कर ली जाएगी। यानी इसी संधि के परिणाम स्वरूप बनारस पर अंग्रेज़ों का अधिकार हो गया और वारेन हेस्टिंग्स ने अवध के बेगमों की संपत्ति की सुरक्षा की गारंटी ली। उस समय अवध की बेगमें जो थी, शासकों के पास कई सारी बेगमें होती थी और उनके पास अकूत संपत्ति होती थी। तो वारेन हेस्टिंग्स ने अवध के बेगमों को की संपत्ति की सुरक्षा की गारंटी ली थी। उसने कहा था कि अवध पे भले ही अंग्रेज़ों का हुकूमत हो जाएगी, लेकिन वो कभी भी अवध की बेगमों के संपत्ति पर अपनी नज़र नहीं गड़ाएंगे, यानी कि उसको नहीं छीनेंगे। लेकिन बाद में 1781 में
जॉन मिल्टन को इसने बेगमों से धन वसूलने का आदेश दे दिया था। तो ये अंग्रेज़ों की यही नीति होती थी, पहले वो संधि कर लेते थे अपनी फ़ायदे के लिए, बाद में फिर बदल जाते थे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण घटना थी फैजाबाद की संधि। इसमें बनारस पर अंग्रेज़ों की सर्वोच्चता स्वीकार हो गई और इसने 1781 में अवध की बेगमों से संपत्ति भी वसूल लिया था, जिसके कारण एक अंग्रेज़ के सांसद थे बर्क, उन्होंने इंग्लैंड में इनके खिलाफ वारेन हेस्टिंग्स के खिलाफ महाभियोग चलाया था वहाँ की संसद में। तो ये याद रखिएगा कि आसफुद्दौला के समय ये घटनाएं हुई थी। राजधानी फैजाबाद से लखनऊ ट्रांसफ़र हुई, फैजाबाद की संधि हुई 1775 में, बनारस पर अंग्रेज़ों की सर्वोच्चता स्वीकार हुई और बेगमों वाला जो संपत्ति वाला मैटर था वो इन्हीं के समय हुआ था। 1784 में फिर इन्हीं के समय लखनऊ में इमामबाड़े का निर्माण हुआ था आसफुद्दौला के समय। फिर इसके बाद वजीर अली आते हैं 1797 से 98, एक साल के लिए गद्दी पर बैठते हैं, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद शहादत अली खां गद्दी पर बैठते हैं अवध की, 1798 से 1814 इनका कार्यकाल है। इन्होंने अंग्रेज़ों को इलाहाबाद ज़िला दे दिया, जो इलाहाबाद ज़िला इनको मुग़ल से मिला था उसको शहादत अली खां ने अंग्रेज़ों को दे दिया। तो ये इनके समय की घटना है। फिर उसके बाद 1801 में सहायक संधि को इन्होंने स्वीकार कर लिया था। विलेज अली ने जो सहायक संधि लाई थी, इसकी ट्रिक भी है HMT ABP, इसको अभी हम विस्तार से आगे बताएंगे, लेकिन आप इसमें याद रखिएगा कि अंग्रेज़ों की सहायक संधि जो अवध ने स्वीकार की, उस समय वहाँ का शासक कौन था, यानी कि नवाब कौन था, तो शहादत अली खां। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है कि शहादत अली खां ने सहायक संधि स्वीकार की थी। फिर उसके बाद गद्दी पर बैठते हैं गाजीउद्दीन हैदर अली खां 1814 से 27 तक। हेस्टिंग्स ने इसे बादशाह की उपाधि दी थी। गाजीउद्दीन हैदर अली खां को हेस्टिंग्स ने बादशाह की उपाधि दी थी। फिर इसके बाद आते हैं 1847 से 56 तक के लिए वाजिद अली शाह, ये अवध के अंतिम नवाब थे और आउटरम की रिपोर्ट आई थी उस समय, जिसके आधार पर इन पर कुशासन का आरोप लगाकर अवध पर और डलहौजी द्वारा 1856 में अवध का विलय कर लिया गया था। तो वाजिद अली शाह अवध प्रशासन के अंतिम नवाब थे और शहादत अली खां या शहादत खां बुरहानुल मुल्क इसके संस्थापक थे। तो इस प्रकार हमने अवध के बारे में देखा, वहाँ की नवाबों को देखा, उनसे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट्स पर बात की। इसी में से अक्सर एक दो क्वेश्चन आते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा। और इसमें हम जो ट्रिक की बात कर रहे थे हम कि विलेज अली ने जो सहायक संधि की थी वो स्वीकार करने वाले राज्य कौन थे, तो उसके लिए एक अलग सा है। सहायक संधि अपनाने वाले जो देसी शासक थे 1798 में जब विलेज अली सहायक संधि लाए थे, तो सबसे पहले किसने स्वीकार की थी? सबसे पहले हैदराबाद ने स्वीकार किया इसको 1798 में। फिर उसके बाद मैसूर ने स्वीकार किया 1799 में, तंजौर ने 1799 में, महीनों का अंतर था, लेकिन मैसूर के बाद तंजौर ने। फिर उसके बाद अवध ने 1801 में, और 1801 में ही पेशवा ने भी इसको स्वीकार किया था, और फिर 1803 में बरार ने, फिर 1804 में सिंधिया ने, और फिर 1805 में जयपुर और जोधपुर ने भी इसको स्वीकार किया था। तो ये इसकी ट्रिक है कि HMT APB करके भी याद कर सकते हैं, या फिर अगर चाहें तो एक कथन भी याद रख सकते हैं कि हम तो अब पेशवा सींच करेंगे, हम तो अब पेशवा सींच करेंगे। ये ट्रिक है सहायक संधि अपनाने वाले राज्यों की, शासकों की। हम से हो गया हैदराबाद मैसूर, तो से हो गया तंजौर, अब से हो गया अवध, पेशवा से हो गया पेशवा। और पेशवा में दो चीज़ है, पेशवा और बरार, इसको ध्यान रखिएगा। और सी से सिंधिया, जा से जयपुर और जोधपुर। तो हम तो अब पेशवा सींच करेंगे, ये इसकी ट्रिक है। या फिर HMT APB करके भी आप याद रख सकते हैं। तो ये सहायक संधि करने वाले देश हैं, इसको शासक हैं, ये अक्सर क्रम से लगाने के लिए आ जाता है कि इसको क्रम से लगाइए, किसने सबसे पहले स्वीकार किया था, तो आप ध्यान रखेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। ऐसे ही हम छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से हम जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं उनको कवर कराते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ, और इस वीडियो को पसंद करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों को। बहुत बहुत धन्यवाद।